नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आप सभी डेली प्रैक्टिस सीरीज़ में हैं और ये डेली प्रैक्टिस सीरीज़ में डेली अपलोड करती हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सीरीज़ के अलावा मेरे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जाते रहते हैं, मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरे वीडियोस की, और कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। सारी वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट करें, वहाँ पर कोर्स वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस, एनसीईआरटी प्रैक्टिस वीडियोस सभी पड़े हैं। साथ में टेलीग्राम लिंक भी है, जहाँ पर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ, नोट्स होते हैं, वो आप PDF फॉर्म में टेलीग्राम से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में लक्ष्य प्रस्ताव किसने किया? भारतीय संविधान में लक्ष्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया, या जवाहरलाल नेहरू ने किया, या BN राव ने किया, या राजेंद्र प्रसाद ने किया? तो लक्ष्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। इन्होंने जो है संविधान सभा का जो है भारतीय संविधान सभा का लक्ष्य प्रस्ताव नेहरू जी ने जो है संविधान सभा में पेश किया था। आगे हम देख लेते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे संविधान में जो है जो 22 समितियां गठित की गई थी, उसमें जो है 8 मूलभूत थी, मतलब 8 प्रमुख थी। तो अगर हम वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इन सब के जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन कौन से थे? मूलभूत अधिकार और क्या था? आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सब क्षेत्रों के सलाहकार थे। आदिवासी और अल्पसंख्यक इन सब देखो जो क्षेत्र थे, इनके जो है सलाहकार थे। तो ये सब वल्लभ भाई, और इसमें जो मेन पूछी जाती है वो मूलभूत अधिकार के अध्यक्ष थे। मूलभूत अधिकार की जो समिति थी, इसके जो है वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि मूलभूत अधिकार उप समिति थी। उस उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो ये अगर मूलभूत अधिकार के बाद यहाँ उप समिति लग जाएगा तो अध्यक्ष JB कृपलानी हो जाएंगे, लेकिन यदि मूलभूत अधिकार पूछा जा रहा है तो वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। और अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के जो है क्या थे? अध्यक्ष थे, प्लस स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, और ये राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन जो है यहाँ पर B सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आज के सारे क्वेश्चन जो हैं संविधान से रिलेटेड हैं, तो संविधान के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि संविधान के बारे में भी आपका रिवीजन होता रहे। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? KT शाह थे, फ्रैंक एंथोनी थे, या HC मुखर्जी थे, या BN राव थे? तो यदि हम संविधान सभा की जो है सलाहकार की बात करें तो ये BN राव थे। जो BN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने संविधान सभा को दिशा दी और इन्हीं के कार्य को अम्बेडकर ने पूरा किया। इन्होंने दिशा प्रदान की, संविधान जो है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए, सलाहकार थे ये। आगे देखते हैं, ऑप्शन D यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है या नियुक्त करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का सभापति? तो जो लोक लेखा समिति होता है, इसके अध्यक्ष को जो ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, यही नियुक्त करता है, यही मनोनीत करता है। तो और ये समिति जो है सरकार द्वारा किए गए व्यय की वैधता की जांच करती है, यानी कि जो व्यय सरकार के द्वारा किया गया है वो ठीक है, जो बता रही है वो वैध है या नहीं है। तो वैधता की जांच करती है, वैलिडिटी की जांच करती है।
और इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कितने? लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और जबकि जो है राज्यसभा के कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इसका अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन, नियुक्ति या मनोनीत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 33 में या 34 में या 35 में। तो भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके तहत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का अगर हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो सुरक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मामला लेकर वो व्यक्ति जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए 5 तरह की रिट जो है निकाल सकती है। कितनी? 5 टाइप्स की रिट्स जो है, लेख बोलते हैं जिसको, निकाल सकती है। और ये कौन कौन सी होती हैं? ये सबसे पहली होती है अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा होता है परमादेश, अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा इसको हम को वारंटो भी कहते हैं। चलो हम इंग्लिश में जो है बाद में देख लेंगे। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। परमादेश को बोलते हैं मैंडमस, इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, इसको बोलते हैं मैंडमस, इसको बोलते हैं क्यू वारंटो, इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे प्रोविजन, प्रोहिबिशन इसको बोलेंगे। और इसको बोलेंगे सर्टियोरारी। तो ये आपके इंग्लिश सेंटेंस हो गए, ये हो गए हिंदी, और ये दोनों तरह से पूछा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होता है। और जो 226 के अंतर्गत जो है 5 प्रकार की सेम रिट्स जो है उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। 5 लेख जो है उच्च न्यायालय के द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं 226 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो संघात्मक व्यवस्था होती है इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन होता है और ये संविधान के द्वारा होता है। यानी कि संविधान में सारी बातें लिखी होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग संघ और राज्य अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है सूचियों का जो है प्रयोग किया जाता है। सूची में क्या होता है? राज्य सूची। इस पे जो है विषय कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। और दूसरी हो गई संघ सूची। इस पे कौन बनाएगा? तो इस पे बनाएगा केंद्र। सारे कानून इस पे केंद्र बनाएगा। कुछ अपवाद होते हैं कि राज्य सूची पर जो राष्ट्रीय महत्व का अगर है, सभी राज्य स्वीकृत देते हैं, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होता है तो केंद्र बना सकता है। और एक तीसरी होती है क्या? समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दोनों बनाएंगे, केंद्र एवं राज्य जो है दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का मान्य होगा, राज्य का मान्य नहीं होगा। इसमें भी अपवाद है। अगर केंद्र राज्य दोनों ने बनाया है एक ही सब्जेक्ट पर एक कानून और राज्य के कानून को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई तो वहाँ पर राज्य का कानून उस समय लागू हो जाएगा। हाँ, बाद में हो सकता है
कि केंद्र उस पर फिर दोबारा कानून बना के उसको इधर उधर कर दे, लेकिन उस समय के लिए वो हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े थोड़े अपवादों को छोड़ करके तो इस पर दोनों बनाते हैं, दोनों बनाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट होने पर केंद्र का जो है मान्य होगा और इस पर राज्य बनाएगा, इस पर केंद्र बनाएगा। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है, जो क्या होता है कि न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दोनों के बीच में, यानी कि केंद्र और राज्य में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाता है। अगर कुछ वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी चीज़ को लेकर तो उसकी संविधान के द्वारा उसकी अच्छे से व्याख्या करके उनके विवाद को सुलझा देता है, समझा देता है। तो संविधान जो है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों का जो है क्या है, शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा होता है। यानी कि संविधान में सारी बातें वहाँ पर लिखी होती हैं। और उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का रोल। अगर कोई बात किसी वहाँ पर उतनी अच्छे से उसकी व्याख्या नहीं की गई है तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय आकर के उस चीज़ को अच्छे से व्याख्यायित करके और जो है मामला सुलझाता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ प्रारूप समिति की बात हो रही है। तो BR अम्बेडकर थे, के संथानम थे, TT कृष्णामाचारी थे या KM मुंशी थे? कौन थे? तो प्रारूप समिति कह दीजिए या फिर ये मसौदा समिति के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके कई सारे नाम हैं। आपको ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये कई सारे नाम आपको इसको पता होने चाहिए। काफ़ी जो है महत्वपूर्ण समिति थी और इसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर ने की थी। और इसमें जो है ये इसके जो TT कृष्णामाचारी हैं ये भी इसी के सदस्य थे। ये अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और ये सदस्य थे TT कृष्णामाचारी। और ये खेतान की जगह पर आए थे। खेतान को इन्होंने रिप्लेस किया था किसे? खेतान को। तो ऑप्शन आपका यहाँ A सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? कौन है? बेंथम है, बोदा है या ऑस्टिन है या लास्की है? तो जो लास्की महोदय हैं ये जो है बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं। और अगर हम लास्की की बात करें कि लास्की के अलावा कौन कौन थे तो हो जाते हैं यहाँ पर मैकाइवर और ये मिटलैंड, आइजा बर्लिन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाहल, ये सारे हो जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये हो जाएंगे मैकाइवर, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डाहल हो जाते हैं। और हो जाएंगे कौन? मिटलैंड हो जाएंगे और आइजा बर्लिन हो जाएंगे। ये जो हैं इनके अलावा अन्य समर्थक होते हैं। और अगर हम लास्की की बात करें कि इनकी पुस्तक कौन सी है तो इनकी पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। जो है इनकी पुस्तक का नाम है। बोधा क्या है? तो बोधा संप्रभुता के जो है पहले संप्रभुता की अवधारणा देने वाले ये पहले विचारक हैं बोधा। और इनकी बुक है 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग द रिपब्लिक। ये इनकी जो है पुस्तक हो जाती है। और अगर हम बेंथम की बात करें तो बेंथम क्या है? उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। और साथ में इन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की है। ये सिद्धांत दिया है इन्होंने और ये इनका सूत्र भी है। जो इन्होंने उपयोगितावाद सिद्धांत दिया है ये इसका सूत्र भी बताते हैं कि यही है। और ये कहते हैं कि प्रजातंत्र सबसे अच्छा है। और क्योंकि प्रजातंत्र में ही जो बेंथम क्या कहते हैं कि प्रजातंत्र सबसे अच्छा है क्योंकि प्रजातंत्र में ही ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, ये सबसे अच्छे से लागू हो सकता है। तो इन्होंने जो है प्रजातंत्र को अच्छा माना है। किसने? बेंथम ने। और अगर हम ऑस्टिन की बात करें तो ये एकलवादी संप्रभुता के
प्रमुख विचारक प्रवक्ता माने जाते हैं? एकलवादी संप्रभुता के जो है ये प्रवक्ता माने जाते हैं, प्रवक्ता प्रणेता ये माने जाते हैं। और वैसे तो बहुत लोगों ने हैं जो संप्रभुता पर विचार दिए हैं, लेकिन जिस लेवल पे, जिस ऊंचाई पर जाकर के इन्होंने इस पर अपने विचार दिए हैं, उस ऊंचाई पर जाकर के हॉब्स वगैरह ने भी दिए हैं, थॉमस हॉब्स वगैरह ने, लेकिन कोई इनकी ऊंचाइयों को छू नहीं पाया है। इन्होंने जो है संपूर्ण सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह में, एक संस्था में जो है निहित की है। और जैसे वो आज के समय में संसद है, तो संसद में जो है इन्होंने सर्वोच्च सत्ता को निहित किया है, सर्वोच्च सत्ता को वहाँ पर स्थापित किया है आस्ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो लास्की जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्की देखें तो ये प्रसिद्ध अमेरिकी जो है समाजवादी और बहुलवादी विचारक हैं। ये समाजवादी भी हैं, बहुलवादी भी हैं। और लास्की का मत अगर हम देखें तो ये राज्य को अधिक शक्ति प्रदान जो है नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अधिकारों, जब राज्य को ज़्यादा शक्ति मिल जाएगी तो ये व्यक्ति के अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाएगा राज्य। और लास्की मानते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति के लिए अन्य आवश्यक संस्थाओं की तरह ही है, यानी कि इसका जो बहुत बड़ा रोल नहीं है। या उन राज्य जो है बाकी जो समाज की संस्थाएं हैं उनमें श्रेष्ठ तो है, बट जो बाकी संस्थाएं हैं उन्हीं की तरह ये भी है, थोड़ा सा श्रेष्ठ है, थोड़ा सा इसका ज़्यादा रोल है। बट बाकी संस्थाओं का भी, जो समाज की और भी संस्थाएं हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उनके रोल को हम नकार नहीं सकते, इस तरह से ये बोलते हैं। तो और इन्होंने जो है ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत को इन्होंने आलोचना की है, क्योंकि ऑस्टिन ने अपने संप्रभु को जो है बहुत ज़्यादा शक्ति दी है कि वो जो चाहे सो करे, तो ऐसा इन्होंने नकारा है उससे। तो यहाँ पर सारी बातें हो गई, ऑप्शन डी आपका सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको जो है आप लोग विदाउट स्किप किए देखिए, क्योंकि स्किप कर देंगे तो एक्सप्लेनेशन आपकी रह जाएगी। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब जनता कर नहीं देती हो, कर का ढांचा दोषपूर्ण हो, वित्त आयोग की रिपोर्ट में विलंब हो गया हो, या देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों से जो है जूझ रहा हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब देश में गंभीर वित्तीय कठिनाइयाँ हो तब जो है अनुच्छेद 360 के तहत, कितने, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात जो है घोषित किया जा सकता है। और ये होगा, घोषित कैसे होगा, राष्ट्रपति घोषित करेगा इसको मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या मंत्रिमंडल के कहने पर, सिफारिश पे जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो 360 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ये जो है आपातकाल लगेगा जब गंभीर वित्तीय कठिनाई से देश जूझ रहा होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शासन का संवैधानिक अर्थ है क्या है? संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, सीमित शासन। तो कूट देख लेते हैं कि कौन कौन से जो सेंटेंस दिए गए, बताइए इसमें कौन से सही हैं। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 2 4, तीसरा है 1 2 3, चौथा है 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है ये जो संवैधानिक शासन का अर्थ होता है जनता के हित का शासन, जो किसी शासक की सनक या जिद के अनुरूप न चलकर नियम और कानून के अनुरूप चलता हो, इसी को जो है क्या बोलते हैं, संवैधानिक शासन बोलते हैं। यानी कि जो संविधान में नियम लिख दिए गए हैं और उन नियमों में जनता का हित हो और उसी अकॉर्डिंग शासन चले, तो वही संवैधानिक शासन है। तो इसमें जो है, इसमें पहला सेंटेंस भी सही है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बिल्कुल सही है। विधि का शासन यानी कि जो शासक होगा उसका जो है तानाशाही नहीं चलेगी, जो विधि होगा यानी कानून होंगे जो, उनके अकॉर्डिंग शासक को रूल करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें नागरिक के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, नागरिक के हितों का ध्यान रखा जाएगा, तो ये भी रहेगा। सीमित शासन, बिल्कुल उसकी निरंकुशता नहीं चलेगी, वो विधि जो प्रावधान होंगे, कानून होंगे, उनके अंतर्गत ही काम करेगा, उनसे वो बंधा हुआ होगा, कानूनों और नियमों से बंधा हुआ होगा, तो सीमित शासन होगा बिल्कुल। और एक होगा कि विपक्ष की उपस्थिति। ये जो 5 चीज़ें होती हैं, विपक्ष की उपस्थिति, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो ये 5 चीज़ें होती संवैधानिक शासन में। विपक्ष क्यों जरूरी? क्योंकि विपक्ष जो है सरकार की कमियों को निकालता है, सरकार की कमियों को उजागर करता है। तो जनता जो है अवेयर होती है कि ठीक है, सरकार तो अपनी सिर्फ बड़ाई करती है। विपक्ष क्या होता है, उसकी जो पॉलिसी बनाई गलत बन गई, या पॉलिसी उसने धन कहीं व्यय कर दिया, गलत जगह लगा दिया, या गलत पॉलिसी बना दी, गलत कानून बना दिया, लोगों के हितों में काम नहीं किया, तो उसकी कमियों को उजागर करती। तो विपक्ष की उपस्थिति भी आवश्यक है। 5 चीज़ें जो हैं संवैधानिक शासन के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका डी सही होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना में, या मौलिक कर्तव्यों में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या प्रथम अनुसूची में? तो अगर हम बात करें कि जो पंचायत की अवधारणा कहाँ पर निहित है, तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें जो है पंचायत की अवधारणा निहित है। और ये जो अनुच्छेद 40 संविधान के भाग 4, संविधान के भाग जो 4 है, भाग 4, इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई, नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और इसी में जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का, अनुच्छेद 40 में क्या होगा कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया कि राज्य के पास जब भी रिसोर्सेज होंगे तो वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। जब भी चीज़ें अनुकूल होंगी, कंडीशंस, तो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश जो है इसमें दिया गया है। और इसे जो है 73 जो संविधान संशोधन है, कब हुआ था ये 1992 में होता है संविधान संशोधन। इसमें जो है ग्राम पंचायतें का गठन किया गया है और 1993 से ये लागू भी हो गई हैं, लागू हो गई। 73 जो है 73 संशोधन, 73 संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा जो है ये इसको संशोधित करके ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया और 1993 में जो है लागू कर दिया गया। तो और ग्राम पंचायतें क्या हैं? इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, संवैधानिक दर्जा इनको प्रदान किया गया है। किनको? ग्राम पंचायतों को। तो ये सारी बातें हो गई हैं। आगे प्रस्तावना में बात करें तो प्रस्तावना में हमें जो है 3 प्रकार की, ये जो इसमें क्या न्याय दिया जाता है, प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। न्याय की बात में किसकी है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। ठीक है। फिर क्या होती है? स्वतंत्रता की बात की जाती है। ये इसी क्रम में है, क्रम भी इनका यही सही है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये क्रम है, इसी क्रम में बात की है। स्वतंत्रता की बात की जाती है। ये कितने प्रकार की? 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, उपासना, धर्म उपासना और विश्वास। हम किसी भी अपने धर्म में विश्वास कर सकते हैं और या हम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं कर सकते, ये हमारा अपना मामला है। तो इतने जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। क्षमता की बात करें, समता 2 प्रकार की दी जाती है। अवसर की समानता, अवसर एवं प्रतिष्ठा, ये 2 प्रकार की समानता की बात की जाती है। तो ये आपके संविधान में 3 जो है मेन चीज़ है, ये पूछी जाती हैं प्रस्तावना में जो दी गई हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो जो है ये संविधान के किसमें? भाग 4 में और 51A के तहत डाले गए हैं। 51A के तहत इनको रखा गया है। और इसमें जो है 10 जब इंसर्ट किए गए थे
तब जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी 11 कर दिए गए हैं। अभी 11 कर दिए, 11वां है। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूल पढ़ने के लिए भेजें। तो ये सब हैं। और ये किसके? स्वर्ण सिंह की समिति जो थी उसके द्वारा उसकी सिफारिश पर किए गए हैं। और ये 1976 में किया जाता है 42वें संविधान संशोधन, जो 42nd संशोधन होता है। संशोधन इसके द्वारा किए जाते हैं। ये संशोधन होता कब है? 1976 में जो है ये संशोधन होता है। तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में हो गई। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस की संकल्पना का उदय हुआ? ई एक कार या कैंसर विल्हेम या वुड्रो विल्सन या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, वुड्रो विल्सन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो है इनको जो ये फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस माना जाता है, ऐसा इनको क्रेडिट दिया जाता है कि वुड्रो विल्सन जो है ये इन्होंने ही क्रिएट किया था लीग ऑफ नेशंस को। जबकि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे ये अमेरिका के 32वें प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति थे। और ये लगातार 4 बार जो है इस पद पर रहे हैं, 1933 से 1945 तक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनका भी क्वेश्चन आ सकता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कितनी बार? 4 बार, ये पूछ सकता है। ये 4 बार लगातार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड ये सब आपकी जो है कोर्स में है, जो MP वर्ग 1 है इसमें कोर्स में है चयन परीक्षा में। तो ये सब आप दीप में पढ़ेंगे। इनके सारे की वीडियोस हमने बना करके डाल रखे हैं, और जो 1-2 नहीं हैं वो आ जाएंगे, बट जो हैं उनको आप देखिए, डेप्थ में जाकर के समझिए, तभी जो है आप क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे एग्ज़ाम्स में। तो अभी आपका टाइम शुरू हो गया, आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके और कोर्स वीडियोस भी देखिए, प्लस प्रैक्टिस में भी रहिए। आपके पास जो नोट्स हैं कहीं से भी हों उनको रिवीजन कीजिए। रिवीजन पक्का करना है, अगर रिवीजन छोड़ दिया तो पिछला पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। आपका जो टाइम दिया है पढ़ाई में वो बेकार हो जाएगा, जो एनर्जी लगाई वो बेकार हो जाएगा, जितनी मेहनत की बेकार हो जाएगी। तो यदि आप 4-5 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो लगभग 1-2 घंटा उसमें आपका रिवीजन का होना चाहिए, ताकि चीज़ें फिक्स होती रहें और आप भूलें ना, आपका पढ़ा हुआ आपके काम आए। तो अगर आप रिवीजन स्किप करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें कुछ नहीं कर पाएंगे। रिवीजन रखेंगे तो आप बहुत कुछ करेंगे। ये तो रिवीजन जो है स्ट्रेटजी अगर आप कर रहे हैं कोई भी फॉलो, तो उसमें रिवीजन स्किप नहीं होना चाहिए, रिवीजन पक्का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रेट ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से या पूर्व सोवियत संघ से? किससे लिया गया है? ये जो है ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहीं से हमने लिखा है विधि का समान संरक्षण, यानी कि समानों से समान व्यवहार, समानों से समान व्यवहार, यानी कि एक ही कैटेगरी के लोगों से समान व्यवहार, एक ही ग्रुप के लोगों से समान व्यवहार। तो समानों से समान व्यवहार तो ये हो जाता है। और ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया हमने? संसदीय प्रणाली। शासन की क्या है? संसदीय प्रणाली। और जो है संसद के जो सांसद होते हैं, संसद के विशेषाधिकार जो लिए हैं, संसद के जो विशेषाधिकार होते हैं ये भी हमने वहीं से लिए हैं। और हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता भी ली है। सर्वोच्चता भी हमने यहीं से ली है, क्योंकि यहाँ पर जो था क्या, संसद की सर्वोच्चता थी। इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता थी, तो हमने संसद की सर्वोच्चता नहीं ली, संसदीय प्रणाली यहाँ से ली। और जो सांसद के विशेषाधिकार वगैरह होते हैं, संसद के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, तो ये भी वहीं से लिए।
लेकिन संसद की सर्वोच्चता ली हमने, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ले ली, संसद की सर्वोच्चता हमने ग्रेट ब्रिटेन की छोड़ दी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। जब दोनों दलों जो सदन होते हैं उनमें कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन होता है। अधिवेशन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके तहत 108 अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो और पूर्व सोवियत संघ से करें तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य और जो प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा है वो भी यहीं से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 135, 136, 137 या अनुच्छेद 138? तो अनुच्छेद 137 के प्रति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अपने निर्णय का पुनरीक्षण कर सकता है। ये शक्ति इसके पास है। किसके पास? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समाजवादी राज्य बल देता है, किस पर बल देता है? राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक सुरक्षा पर, या व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर? तो जो समाजवादी राज्य होता है ये आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। जो समाजवादी राज्य होते हैं इनका मुख्य विचार होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समानता के स्तर पर लाया जाए, यानी कि आर्थिक रूप से सभी बराबर हो, ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो। और यह निजी संपत्ति का सबसे बड़ा जो आलोचक होता है, यानी कि निजी संपत्ति होने से अमीर गरीब जो है के बीच में खाई बढ़ती जाती है, तो इसलिए ये निजी संपत्ति को मतलब की आलोचना करता है। और राज्य के समस्त संसाधनों के समाज के हित में जो है राष्ट्रीयकरण कर देना चाहता है। जो जितने भी राज्य के संसाधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो जाए, यानी कि राज्य का नियंत्रण उसमें होना चाहिए। और ये जो है समाजवादी क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि समानता, व्यक्ति की समानता को महत्व देते हैं, स्वतंत्रता को उतना ये महत्व नहीं देते हैं। और जो है ये संविधान को क्या मानते हैं कि ये मानते हैं कि इसमें जो है कोई पवित्र लेख नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि ये बस ये एक जो है समानता प्रदान करने का एक क्या है जो है बुक जैसी है, ऐसा कुछ मानते हैं। तो ये समाजवादी जो है संविधान को मानते हैं कि ये लक्ष्य प्राप्ति का साधन मानते हैं, कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसमें कुछ नियम लिख दो ताकि उससे जो है लक्ष्य की प्राप्ति होती रहे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विधानसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष जो है का पद स्वतः रिक्त हो जाता है। यहाँ विधानसभा की बात हो रही है। तो विधानसभा क्या, राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उनकी बात हो रही है। या अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, या अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब ये इसका अगर भंग होती है विधानसभा तो नए अध्यक्ष की पहली बैठक जो नया सदन आएगा, जो नए लोग चुनकर आएंगे, उनकी पहली बैठक तक ये अपने पद पर बना रहेगा। तो जो है अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहेगा। ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है राज्य, एक मानवकृत संस्था है, संप्रभु है, या लोकतांत्रिक है, या निरंकुश है। तो जो सामाजिक अनुबंध सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य क्या है, तो उसके अनुसार राज्य एक क्या है, मानवकृत संस्था है जो मानव द्वारा बनाई गई है। अपनी ज़रूरत के लिए सबने मिलकर समझौता किया और इसको बनाया है। इसके पहले क्या था, सामाजिक समझौता तो ये आया है 16वीं सदी में हाब्स ने किया, 17वीं शताब्दी में लॉक और रूसो जैसे ये अनुबंधवादी विद्वानों ने
इस समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेकिन इसके पहले मध्यकाल में राज्य को एक दैवीय संस्था माना जाता था। क्या? जब ये मध्यकाल के दौरान राज्य को दैवीय संस्था माना जाता है और राजा को देवता के प्रति यानी कि ईश्वर के प्रति ही जिम्मेदार माना जाता था। तो उस बात को इन लोगों ने आलोचना की और उसको निरस्त किया और सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि ये व्यक्तियों की इच्छा के योगदान से ये बना है। तो इसके मेन अनुबंधवादी की बात करें तो हॉब्स लॉ रूसो हैं और ये इसको मानवकृत संस्था मानते हैं और जिसका मतलब ये मानते हैं कि जो ये मानवकृत संस्था है ये व्यक्तियों की नीड की फुलफिलमेंट के लिए ये मानव द्वारा निर्मित की गई है। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची का समावेश किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो यहाँ पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची का समावेश किया गया है? तो जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है, प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में होता है। तो इसमें क्या है, नवी अनुसूची का संविधान में समावेश कराया जाता है और इस अनुसूची के अंदर डाले गए विषय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाते हैं। तो इसकी जो नवी अनुसूची है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि जो इस अनुसूची में नवी अनुसूची में विषय डाल दिए जाते हैं ये क्या होते हैं कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाते हैं, क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाते हैं। तो जो इसमें रख दिए जाएंगे वो सब ये क्या हो जाएंगे, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ये बाहर हो जाएंगे, यानी कि न्यायालय उन पे अपना डिसीजन नहीं सुना पाएगा और वो जैसे एक प्रकार से उस पर संसद का अधिकार रहता है वो बनाएगा और उस पर संसद ही काम करेगी, न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद के किस सदस्य की अयोग्यता, किसी सदस्य की, जो संसद का अगर कोई सदस्य है तो उसकी अगर कोई अयोग्यता विषयक मामले को संदर्भित किया जाता है, किसे? राष्ट्रपति को, सदन की नियम समिति को या सर्वोच्च न्यायालय को या संबंधित सदन के अध्यक्ष को। तो जो ये संविधान का अनुच्छेद 103 है इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी सदन के सदस्य की निर्भरता संबंधी प्रश्न पर विवाद पैदा हो जाए तो क्या करे कि तब उसे राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा और 103 के तहत प्रावधान किया गया है कि ऐसा अगर कोई विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति का निर्णय उसमें अंतिम निर्णय होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें समाजवादी कहा जाता है, संघवादी कहा जाता है या अराजकतावादी कहा जाता है या बहुलवादी कहा जाता है? तो जो विचारक होते हैं जो कि राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। वो कहते हैं राज्य सभी संघों में श्रेष्ठ है, पर ऐसा नहीं है कि और संघों की महत्ता नहीं है और संघों का महत्व नहीं, सभी संघों का महत्व है समाज में। हाँ, राज्य उनमें थोड़ा सा श्रेष्ठ ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन महत्व सभी का है। तो वो संपूर्ण शक्ति राज्य को नहीं देना चाहते हैं, राज्य को वो सीमित रखना चाहते हैं। कहते हैं ज़्यादा शक्तियाँ देने से व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में अधिकारों को ये प्रतिबंधित करेगा, ऐसा ये मानते हैं। अगर इनके हम विचारकों की बात देखें बहुलवादी, तो समर्थक देखें तो लास्की, मैकाइवर, मिटलैंड, आइजा बर्लिन, ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न एंड रॉबर्ट डाहल, ये सब इसके समर्थक हैं। और तो यहाँ पर बहुलवादी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर हम समाजवादी बात करें तो ये आर्थिक समानता की, इनका मेन उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता लाना, समाज में आर्थिक समानता लाना, ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, और ये निजी संपत्ति के विरोध करते हैं और राज्य के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण
क्या बोलते हैं कि जितने भी संसाधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, ताकि उनका नियंत्रण, उस पर नियंत्रण किसका हो, राज्य का हो। तो राज्य में जो है गरीब अमीर निजी संपत्ति पर जो है अधिकार नहीं होगा लोगों का, अपनी संपत्ति नहीं होगी, तो गरीब अमीर का खाई नहीं पैदा होगी। और अराजकतावादी क्या कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, ये मानते हैं कि राज्य की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अराजकतावादियों का मानना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। तो यांत्रिक रूप यानी कि जो इसको यंत्र के रूप में मानता है, तो कौन नहीं है, हॉब्स, मिल, बेंथम या ग्रीन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन क्या है, सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। तो यही नहीं है। और ये ग्रीन, बोसांके, ये आदि क्या है, ये मानते हैं कि राज्य एक स्वायविक इकाई है, यानी कि क्या है, राज्य को स्वायविक सिद्धांत से जोड़ते हैं, यानी कहते हैं कि राज्य एक स्वायविक जो है, ये क्या है, स्वायविक इकाई मानते हैं किसको, राज्य को। तो ये जो है इसको यंत्र नहीं मानते हैं, स्वाभाविक इकाई मानते हैं, यानी कि जिसमें अंगी और अंग का संबंध होता है, जैसे शरीर का होता है। सभी अंग जो है शरीर से जुड़ के ही उनका महत्व होता है, शरीर से अलग होकर के नहीं होता है। ऐसे ही राज्य और व्यक्तियों के बारे में भी इनकी यही धारणा है कि व्यक्तियों का जो है अस्तित्व और सारी उनकी ज़रूरतों की फुलफिलमेंट यहीं पर होगी, राज्य में होगी। तो ये स्वाभाविक सिद्धांत को फॉलो करने वाले हैं। जबकि जो हॉब्स, मिल, बेंथम है, ये क्या कहते हैं कि राज्य को मानव निर्मित यंत्र मानते हैं। और हॉब्स ने समाज को, राज्य को भी समाज और राज्य यंत्र माना है। लॉक के अनुसार राज्य भी क्या है, एक मशीन है और जिसका निर्माण एवं संचालन हम अपने कल्याण के लिए करते हैं। और मिल ने भी यही किया, उपयोगितावाद के माध्यम से मिल ने भी यही किया। तो ये तीनों जो क्या है, राज्य को यंत्र के रूप में मानते हैं कि ये एक यंत्र जैसा है जिसका यूज हम अपने कल्याण के लिए करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यूजफुल लगी हो, क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। और आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस वीडियो के अलावा भी मेरी और वीडियोस आती रहती हैं। तो सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं और उनमें बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में वहाँ पे नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब किया है तो ऑल पे जाकर के क्लिक कर लें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।